वेलकम स्टूडेंट। अपना जो अगला टॉपिक है वो है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। इसके पीछे हम लोग परमाणु संरचना के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। बेसिक नॉलेज मैंने दे रखी है। तो आगे हम लोग चलेंगे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के लिए आप छोटी छोटी बातों से समझना शुरू करेंगे। और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का मैं पहले परिभाषा दे देता हूँ, क्योंकि कई जने क्या होता है कि पहले नॉर्मल हम लोग डिटेल करते हैं तो कन्फ्यूजन होती है। इससे पहले मैं परिभाषा से एक बार रूबरू करा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए कि सभी विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में सभी विद्युत चुम्बकीय किरणों की, ये जो विद्युत चुम्बकीय किरण क्या है, विद्युत चुम्बकीय किरण पढ़ चुके हैं और इसके जस्ट पीछे उसकी परिभाषा मैंने दे रखी है। एक बार बता देता हूँ वॉइस में कि प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय किरण एक प्रकार की ऊर्जा है, जो कि ऊर्जा का एक रूप है और जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के स्थिर वेग से अंतरिक्ष में गमन करती है, उसको बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण। ठीक है। अब क्योंकि वे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को समझने के लिए विद्युत चुम्बकीय विकिरण समझना जरूरी है, तो आप पीछे वीडियो में जाइए, विद्युत चुम्बकीय विकिरण को पहले पढ़िए, है ना। अब चलते हैं हम लोग विद्युत चुम्बकीय विकिरण के अंतर्गत हम लोग चलते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। तो सभी विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की तरंग दैर्ध्य भी पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। तो सभी विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में, सभी जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है उनकी तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में या आवृत्ति के घटते हुए क्रम में व्यवस्था को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। मतलब हमारे पास क्या है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, उस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य है, उस तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में किसी क्रमगत श्रृंग या गर्त की मध्य की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसका भी वीडियो पीछे बन चुका है, देखिए, है ना। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक भी दे दिया गया है। तो सभी विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में या आवृत्ति के घटते हुए क्रम में व्यवस्था को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है ना, उसके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में एक फोटो लिया जाए, एक्चुअली में एकदम सिंपल बता रहा हूँ आपको, एक फोटो लिया जाए, स्पेक्ट्रम लिया जाए, है ना। हमारे ये क्या है, एक परमाणु है, एग्जाम्पल के लिए बात बता रहा हूँ, ठीक है। चलो परमाणु छोड़ो, विद्युत चुम्बकीय विकिरण है ना। इस विद्युत चुम्बकीय विकिरण के जो बढ़ते हुए क्रम है या घटते हुए क्रम है, उसकी व्यवस्था को एक चित्र के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। बढ़ता हुआ है तो कभी घट रहा है, उसका एक चित्र के माध्यम से, एक फ्रेम के माध्यम से अगर हम लोग दर्शाते हैं, स्पेक्ट्रम के रूप में हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। और चलिए इस वर्ड को समझना अच्छा से, है ना, कि सभी विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में या आवृत्ति के घटते हुए क्रम में व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यह व्यवस्था विकिरणों के तरंग दैर्ध्य को घटते हुए क्रम में या आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में भी हो सकता है। ये उल्टा भी हो सकता है, तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम बोले हैं यहाँ पर, तो तरंग दैर्ध्य के घटते हुए क्रम भी हो सकता है। और उनकी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य मैं पढ़ा चुका हूँ। आवृत्ति क्या है, किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंग दैर्ध्य की संख्या, पीछे वीडियो में देखिए, है ना। तो तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में या आवृत्ति के घटते हुए क्रम में व्यवस्था को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है, लेकिन इसे उल्टा भी हो सकता है। यह व्यवस्था विकिरणों के तरंग दैर्ध्य के घटते हुए क्रम में या आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में भी हो सकता है। यह है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के पहले हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण, उसको भी देखिए आप, है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के क्षेत्र। तो इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के क्षेत्र है उसको, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं सीधा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बाद उनकी डिटेल्स में। मैंने आपको परिभाषा पहले बता दी, ठीक है। तो हम लोग विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम थोड़ा सा डिटेल कर रहा हूँ, उसको समझना आप लोग। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम परिभाषा मैंने इसलिए पहले बता दी क्योंकि परिभाषा को ही सामने में लिखना है ना। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के तरंग दैर्ध्य का मान, जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, उस विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य है, उस तरंग दैर्ध्य का मान है वो अलग अलग होता है। चलो बढ़िया, है ना। इसलिए उसकी आवृत्ति भी अलग अलग होती है। अब तरंग दैर्ध्य का मान अगर अलग अलग हो रहा है तो आवृत्ति का मान भी क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा, है ना। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को उसके तरंग दैर्ध्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तरंग दैर्ध्य के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। किसको, विद्युत चुम्बकीय विकिरण को, किसको, विद्युत चुम्बकीय विकिरण को किसके आधार पर, उसके तरंग दैर्ध्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के क्षेत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के
क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, इन विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्हीं विकिरणों का फोटोग्राफिक प्लेट पर लिया गया चित्र स्पेक्ट्रम कहलाता है। मैंने बताया था ना, फोटोग्राफिक प्लेट उसमें लिया गया जो चित्र है वही क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाएगा। मतलब जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है उसकी जो आवृत्ति है वो अलग अलग होती है, तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग होती है, तो क्लियर हो गया आपको, है ना। और उस विद्युत चुम्बकीय विकिरणों को उनके तरंग दैर्ध्य का आधार पर अगर वर्गीकृत किया जाए, मान लो जाए ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, मान लो जाए मैंने बना दिया, ठीक है। और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम विकिरण को हम लोग क्या करेंगे, उसके तरंग दैर्ध्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। मतलब इसको वर्गीकृत करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इस विकिरणों का क्या लेना पड़ेगा, फोटोग्राफिक प्लेट पर लिया गया चित्र, अर्थात फोटोग्राफिक प्लेट पर पहले चित्र लेना है ताकि हम लोग इसका निर्धारण कर सकें। क्लियर हो गई बात। ये डिटेल्स नॉर्मल समझना आपको, लेकिन परिभाषा आपको केवल इतना ही लिखना है कि सभी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में या आवृत्ति के घटते हुए क्रम में व्यवस्था को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। कंप्लीट। ठीक है, आगे का जो टॉपिक है वो है परमाणु की संरचना के अंतर्गत। अच्छा, एक हमारा जो चैप्टर वो चल रही है चैप्टर 2 परमाणु की संरचना। ठीक है, तो परमाणु की संरचना के अंतर्गत हम लोग अभी पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत, या डायरेक्टली बोल सकते हैं हम लोग अनिश्चितता के सिद्धांत, है ना। अनिश्चितता के सिद्धांत क्या है, ऐसे करके। ठीक है, चलिए, तो इस सिद्धांत को समझने के लिए समझना क्या क्या बोला जा रहा है उसको। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, हाइजेन नामक वैज्ञानिक ने किया था 1927 में। ये लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। देखिए, परिभाषा चलते सीधा। सटीक रूप से छोटे गतिशील कण, छोटे से गतिशील कण, इस मतलब कौन है, इलेक्ट्रॉन वगैरह है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी है ना, छोटे कण है। तो सटीक रूप से छोटे गतिशील कण की स्थिति, और ये दो ही पॉइंट को आप लोग क्लियर कर लिया, अच्छी तरह से क्लियर करिए। स्थिति और क्या बताया जा रहा है, गति बताया जा रहा है। बात समझ रही है आपको, क्या क्या बताया जा रहा है, स्थिति और क्या बताया जा रहा है, गति। तो सटीक रूप से छोटे गतिशील कण की स्थिति और गति दोनों को निर्धारित करना संभव नहीं है। अब कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, नोटिस फिर आया बिकॉज सर इज हियर। सो ये एक हमारे पास क्या है, क्या है, चलो एक घूर्णन करने वाली एक हमारे पास फैन है, पंखा है। चलो हमारे पास क्या है, पंखा है, ऐसे ये 4 पत्ती वाला, हमारे यहाँ 3 पत्ती वाला है। हाँ, तो ये दो स्थिति देखिए, ये अगर नहीं चल रही तो स्थिति अवस्था में है कि नहीं। तो स्थिति अवस्था में हम निर्धारित कर सकते हैं इसको। ठीक है, निर्धारित करना, स्थिति अवस्था में तो निर्धारित कर सकते हैं ना। अब यही अगर चलना प्रारंभ कर देती है, ऐसे चलना प्रारंभ कर देती, तो हम उसकी गति को प्रदर्शित कर पाएंगे, गति को निर्धारित कर पाएंगे। अब गति को निर्धारित कर पाएंगे तो भाई स्थिति को कैसे निर्मित कर पाएंगे, स्थिति को निश्चित कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो गतिशील हो गई है। अब गतिशील का अगर रुक जाती है, रुक जाती तो फिर स्थिति को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, फिर गति ज्ञात करना संभव हो जाएगा। बस इसी को समझना है आपको। क्या समझना है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार सटीक रूप से किसी भी छोटे गतिशील कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं, उनकी स्थिति और गति दोनों को निर्धारित करना संभव नहीं है। इसको दूसरे तरीके से देखिए, इस नियम के अनुसार क्या है, आजकल मेरा अक्षर ठीक ठाक नहीं बनता है, देखें। तो इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में किसी भी समय पर, किसी जो परमाणु, इस परमाणु में किसी भी समय पर सूक्ष्म कण की स्थिति या संवेग दोनों में से किसी एक का ही पता लगाया जा सकता है। अब संवेग बोल दिया सर, वहाँ पर तो वेग बोले हैं, तो भाई जो द्रव्यमान है और वेग, उसका गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। ठीक है, वही 6 ना। चलिए, तो इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में किसी भी समय पर सूक्ष्म कण की स्थिति या संवेग दोनों में से किसी एक का ही पता लगाया जा सकता है। यही बोला गया है उसमें भी, या तो स्थिति जानेंगे या तो गति जानेंगे। उसी तरह इसमें भी बताया जा रहा है, या तो स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं या तो संवेग अर्थात वेग को ज्ञात कर सकते हैं। संवेग P = mv, m मतलब द्रव्यमान और v मतलब क्या होता है, वेग होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत। चलिए ठीक, हम लोग तो बता दिए हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत, तो थोड़ा सा क्लियर करना भी पड़ता है ना। चलिए, ये 2 पॉइंट पर मैं क्लियर करता हूँ हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को, है ना। देखिए, यदि संवेग का मान प्राप्त हो, संवेग का मान क्या हो, प्राप्त हो, मतलब चल रही है, मान जाए वेग है उसमें, मतलब संवेग भी रहेगा, वेग है मतलब संवेग है। तो यदि संवेग का मान ज्ञात हो तो स्थिति का मान अनिश्चित होगा, बस अनिश्चित होगा ना।
क्योंकि बार बार वेग कर रही है तो स्थिति का मान क्या होगा, अनिश्चित होगा, सीधी सी बात। अब यदि वहाँ स्थिर अवस्था में तो क्या होगा, स्थिति का मान निश्चित होगा और संवेग का मान क्या हो जाएगा, अनिश्चित होगा। इसीलिए इसको अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं भाई, है ना। चलिए आगे चलते हैं दूसरा पॉइंट में, कि यदि स्थिति का मान ज्ञात हो तो संवेग का मान अनिश्चित होगा। बस उल्टा है दोनों का, यदि संवेग का मान हो तो स्थिति का मान अनिश्चित होगा, यदि स्थिति का मान ज्ञात हो तो संवेग का मान अनिश्चित होगा। गणितीय रूप में क्या बोलेंगे, गणितीय रूप में बोलेंगे तो डेल एक्स इंटू डेल पी, ठीक है, ये छोटा बड़ा का चिन्ह है, और एच अपान 4 पाई, ठीक है। मतलब क्या होता है कि ये जो x है और y ये क्या है ना, तो ये स्थिति को बताएगी, डेल एक्स है वो स्थिति की अनिश्चितता को बताएगी, ठीक है। और वेग में अनिश्चितता को डेल पी बताएगी, ठीक है। या तो हम लोग डेल वी करेंगे, डेल वी करेंगे ना तो उस समय हम लोग वेग के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर डेल पी है अपने पास, ठीक है। तो डेल पी मतलब क्या है, संवेग, पी मतलब संवेग होता है ना। तो यहाँ पर गणित रूप है एक्स, डेल एक्स इंटू डेल पी, मतलब क्या होता है कि ये स्थिति में अनिश्चितता तथा संवेग में अनिश्चितता को अगर हम लोग गुना करते हैं, ठीक है, तो वहाँ ये एच अपान 4 पाई, एच अपन क्या है 4 पाई, है ना। ये कणों में संयोग में अनिश्चितता बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कणों के संवेग में अनिश्चितता और ये कणों के संयोग में अनिश्चितता, और क्या है, कण की स्थिति में अनिश्चितता, दोनों का गुना कर दिया जाए, है ना। तो दोनों का गुना कर दिया जाए तो क्या होता है ना, कि ये h अर्थात अपान 4 पाई, h और 4 पाई, ठीक है। ये एक्चुअली में ऊंचाई को प्रदर्शित करता है ना, मतलब उसके द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, वो तो क्लियर हो गई, ऊंचाई को प्रदर्शित करता है वो, ठीक है। जब दोनों को गुना गुना करेंगे, ठीक है, तब इनका मान क्लियर हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अनिश्चितता के सिद्धांत का महत्व, अनिश्चितता के सिद्धांत का महत्व, क्या महत्व है, देखिए कि इस सिद्धांत का प्रभाव क्या सूक्ष्म पिंडों या सूक्ष्म कणों के लिए है, ये तो क्लियर हो गई, क्योंकि बड़े पिंड के लिए नहीं, इनकी बड़ी वस्तुओं पर कोई महत्व नहीं, क्योंकि दीर्घ वस्तुओं के लिए स्थिति में अनिश्चितता एवं वेग में अनिश्चितता के गुणनफल का मान इतना कम होता है। देखिए ए एक्स मतलब स्थिति में अनिश्चितता, और डेल सॉरी ए एक्स बोल दिया था मैं, डेल एक्स, और डेल वी ये वेग में अनिश्चितता है, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको डेल वेग में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता वो क्या हो जाएगा, वो है ना, छोटा का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पर और ये h अपान 4 के बराबर 4 की, ठीक है, से बड़ा हो जाएगा। तो ये इसकी स्थिति को क्या कहता है कि केवल छोटे वस्तु पर ही क्रिया हो सकती है, मतलब समझ रहे हो आप लोग, नहीं समझ रहे हो, चलो मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ आपको, कि बड़ा वस्तु है, ये बड़ा वस्तु है तो बड़ा वस्तु में द्रव्यमान अधिक रहेगा, ये छोटा वस्तु है, छोटा वस्तु का द्रव्यमान कम रहेगा। तो छोटा वस्तु में नॉर्मल बल लगने पर भी उसमें क्या हो सकता है, उस स्थिति में अनिश्चितता आ सकती है, वेग में अनिश्चितता आ सकती है। लेकिन जो बड़े वस्तु है उसमें भार अधिक होने के कारण, द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसकी अनिश्चितता ही रह सकती है, वेग में बहुत कम मात्रा में आ सकती है। यदि वेग में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है तो उसकी स्थिति में आने की अनिश्चितता रहती है। तो इससे ये क्या होता है कि ये छोटे कण पर ही निर्भर करते हैं, बड़े कण पर नहीं। ये जो बता रहा हूँ केवल उदाहरण के लिए ना, ठीक। चलिए, तो इस सिद्धांत का प्रभाव केवल सूक्ष्म पिंडों या कणों के लिए है, इसकी बड़ी वस्तुओं पर कोई महत्व नहीं है, क्योंकि दीर्घ वस्तुओं के लिए स्थिति में अनिश्चितता एवं वेग में अनिश्चितता के गुणनफल का मान इतना कम होता है कि अनिश्चितता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। अब अनिश्चितता का अर्थ ही नहीं रहता तो अनिश्चितता का सिद्धांत का क्या मतलब, है ना। क्लियर हो गया। दूसरे चलते हैं, इस सिद्धांत को अति सूक्ष्म कणों के लिए उपेक्षणीय नहीं माना जा सकता, मतलब उपेक्षणीय नहीं है भाई, क्योंकि अति सूक्ष्म कणों के बिना बाधा पहुंचाए अध्ययन नहीं किया जा सकता। मतलब जो अति सूक्ष्म कण है उसमें कुछ न कुछ हेर फेर बदल करेंगे तभी हम लोग उसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करेंगे तो हम लोग उसको छेड़खानी करेंगे ना, कि इलेक्ट्रॉन है वो कौन से आयन से बनता है, कहाँ पर होता है, कैसे होता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। चलिए अब
यहाँ तक तो क्लियर हो गया हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत, है ना। तो इसके जस्ट बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है क्वांटम संख्याएं, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद चलिए आगे और पॉइंट आता है, देखिए आगे का पॉइंट आता है कक्षक और कक्षा में अंतर, ठीक है। ये आगे और टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं कक्षा और कक्षक में अंतर। इसके लिए मुझको समझाना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए चलिए, तो आगे हमको कुछ बेसिक नॉलेज सीखते हैं आज। ये बेसिक नॉलेज है, आगे हम लोग जितने भी नियम्स पढ़ेंगे, आप बाउ के नियम हैं, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है, ये सबके लिए लागू होगा, है ना। तो कुछ बेसिक ट्रिक्स और नियम्स देखते हैं, है ना। इसमें से आपको एकदम सिंपल मैं हर चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आप यहाँ से क्लियर कर देंगे, है ना। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं उसको समझना कि एक होता है परमाणु, नाम तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने, है ना। तो हम लोग बहुत डीपली गहराई में जाएंगे, ठीक है, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले किसी भी परमाणु का एक होता है नाभिक, क्या होता है नाभिक, है ना। ये यहाँ ऊर्जा स्तर बोलते हैं इसको, है ना, ठीक है, यहाँ पर जो रहती है उसको। तो सबसे पहले तो ये नाभिक होता है, क्या होता है नाभिक। मैं कक्षक और कक्षक का कन्फ्यूजन को दूर कर रहा हूँ, है ना। तो नाभिक होता है, तो नाभिक के चारों ओर ऐसे हम लोग पढ़े हैं सुने हैं कहीं पास भी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये घूमते रहता है। चलो ठीक, पढ़ लिए, ओके। तो ये सब है क्या, एक्चुअली में सब है ऊर्जा स्तर। क्या है ऊर्जा स्तर, ये पहला ऊर्जा स्तर, ये दूसरा, है ना। और एक और बनाएंगे तो ऐसे, ये गोल नहीं बन रहा है, आप समझ तो गए होंगे, है ना। तो ये ऊर्जा स्तर है ना जी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य ऊर्जा स्तर बोलते हैं ना, मुख्य ऊर्जा स्तर, है ना, मुख्य ऊर्जा स्तर या मुख्य ऊर्जा कोष, ठीक। तो एक्चुअली में हम लोग को ये बात क्लियर हो गई कि इसको हम लोग बोलते हैं कोष, क्या बोलते हैं कोष, है ना, ये कोष। अब इसको हम लोग नाम दिया गया है KLMN, के से किसका नाम आता है, ओके छोड़ो, है ना, इतने एल से ललिता का नाम आता है। चलिए कोष, तो ये कोष, ये हमारे पास KLMN कोष है ना, ये हो गया। तो यही क्या है, यही क्या है कक्षा, क्या है कक्षा, जिसको हम लोग कक्षा भी बोल देते हैं, ठीक है, ऑर्बिट, है ना। अब मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर, ठीक है, जिस वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं उसे कक्ष कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ, ठीक है, नाभिक के चारों, नाभिक के चारों ओर जिस वृत्ताकार पथ में घूमते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कोष या कक्ष या कक्षा, उसी को बोलते हैं ऑर्बिट। ये जानना एकदम जरूरी है। चलिए ये हो गया हमारे पास, के कक्षक हो गया, एल कक्षक हो गया, एम कक्षक कक्षा हो गया और एम कक्षा हो गया। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई आपको, ठीक। अब ये जो कोष है वो किन से बना होता है, देखिए कोष कक्षा कक्ष सब एक ही है ना, मुख्य ऊर्जा स्तर ये एक है ना। अब ये बना होता है उपकोष से, किससे बना होता है उपकोष, ठीक है, समझ आ रही है, उपकोष, ठीक है। तो एक्चुअली में जो उपकोष हैं वो कितने प्रकार के होते हैं आप क्लियर करिए, है ना। तो हमारे पास क्या क्या है ना, कौन से कक्षक है, कौन से उपकोष हैं। एक्चुअली में जो हम लोग कक्षक पढ़ने वाले हैं उसके अंदर और भाग में जाएंगे, ठीक है, तब क्लियर करिएगा आप लोग, है ना। तो उपकोष हमारे पास है, ठीक है, S P D और F, ये हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग कोष को किससे प्रदर्शित करते हैं, कोष को किससे प्रदर्शित करते हैं इसको ही बताता हूँ। कोष हम लोग कहते हैं एन से, है ना जी। और एन का मान 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है कोष का मान, है ना। अर्थात के में के को 1, एल को 2, एम को 3
और n को 4। ये सब एकदम बेसिक नॉलेज है, समझना ध्यान से, है ना। 4, ये तो क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग क्या करना है कि जो एक कोस है इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं हम तो एल से। किससे प्रदर्शित करते हैं, एल। इसके लिए भी अलग अलग मान होते हैं, जैसे कि एस कक्षक के लिए 0 है ना, एल का मान 0, यदि एन का मान 1 हो तो एस का मान 0 हो जाता है, पी का मान 1, डी का मान 2, एफ का मान 3, ऐसा बढ़ता जाता है। एल के लिए, एल किस प्रदर्शित करते हैं, इसको एन से प्रदर्शित करते हैं, अब उपकोष को एल से। अब ये हो गया, ये क्लियर हो गई आपको। तो इसको एक्चुअली हम लोग मान लेते हैं कक्षक, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक। ये तो हम लोग पढ़ते हैं नाम, है ना, ये कक्षक और ये कक्ष हो गया। अब एक्चुअली में और कक्षक से संबंधित बहुत सारे टीचर से मैंने देखी है क्या एक्चुअली में ये जो और इसको और बांटते हैं कक्षकों में, कैसे बांटते देखिए। तो ये एस, पी, डी और एफ है ना। तो ये जो एस है वो उसमें एक भाग से बनता है, कितने भाग से बनता है, एक। पी है वो 3 भाग से, ये। और डी है वो 5, 1 2 3 4, ये 5। और ये जो एफ है उसमें 7 भाग होते हैं, 3 3 6 7 भाग होते हैं, ठीक है। इसी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना सीखेंगे उसी को, है ना। और जितने भी नियम है उसके लिए मैं पढ़ाऊंगा क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, ठीक है। क्वांटम संख्या बढ़ाऊंगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो में जाइए, या तो इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्वांटम संख्या का लिंक कहाँ है करके, ठीक है। तो अब एस है वो कितने कक्षक से बनता है बोलते तो एक। ये पी में उस कितने कक्षक के बोलेंगे तो 1 2 3। एक्चुअली में हम लोग इसी को कक्षक बोलते हैं, और इसको भी कई टीचर्स में देखा है यहाँ पर कक्षक बोलते हैं, कक्षक ही बोलते हैं। तो ये पी कितने कक्षक, पी उपकोष है, उपकोष है वो कितने कक्षक से बना, तो 1 2 3। ये कितना, 1। ये डी कक्षक, डी है वो कितने कक्षक से बना है, 1 2 3 4 5। एफ कितने कक्षक से, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये एस 1, पी 3, डी 5 और एफ 3 ये कहाँ से आया, इसी के लिए हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम संख्या। क्या पढ़ेंगे, क्वांटम। लेकिन अभी याद कर लीजिए आप, एस के लिए 1, पी के लिए 3, डी के लिए 5 और एफ के लिए 7। इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, जैसे कि ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अभी मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इतना अभी समझने के लिए आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन भरना है तो इस सभी इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है, ये हुंड का नियम में पढ़ेंगे, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है, आप बाउ का नियम, ये सब पढ़ेंगे। तो अभी आपको बेसिक नॉलेज ही दे रहा हूँ मैं कि ये क्या क्या है, कौन से कक्षक बोलते हैं, किसको कक्षा बोलते हैं, ये तो क्लियर हो गया आपको, है ना। अब आपको ये देखते हैं, ये देखिए कि के कक्षक है, बहुत सारी जानकारी आपको जानना भी जरूरी है। यहाँ पर के है तो इसमें कितने उपकोष हैं, तो के में एक उपकोष है एस, ठीक है। एल में 2 उपकोष है एस पी, एम में 3 उपकोष है एस पी डी, और एन में 4 उपकोष है एस पी डी एफ। समझ रही बात, है ना। ये इस तरह से है ना। इस तरह से आप क्लियर कर लीजिए कहाँ पर किसको ऊर्जा स्तर बोलते हैं। ये सब ऊर्जा स्तर है, मुख्य ऊर्जा स्तर है, ठीक है। इसके ऊर्जा उसको कोष बोलते हैं हम लोग, कक्ष बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। इसके अंदर जो उपकोष होते हैं, कोष के अंदर क्या होते हैं, उपकोष होते हैं। तो एस पी डी एफ, हर एस को एक कक्षा, इसको 3 कक्षा में बांटा है, इसमें 5 को, इसमें 7 को बांटा गया है, ठीक है ना। ये हो गया, ये आपका बेसिक नॉलेज एकदम जरूरी है आपको सब कुछ समझने के लिए। क्लियर हो गई, ठीक है। इसके आधार पर आप कक्षा और कक्षक में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। पहला देखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सुपरिभाषित वृत्ताकार पथ में घूमते उसे कक्षा कहते हैं। ये तो क्लियर कर ली थी मैंने। नाभिक के आसपास का वह त्रिमी क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, परमाणु कक्षक कहते हैं। सभी कक्षक वृत्ताकार आकृति के होते हैं। एस कक्षक गोलाकार का, पी परमाणु कक्षक डंबलाकार का, है ना। डी कक्षक 2 डंबलाकार के होते हैं। कक्षा में इलेक्ट्रॉन एक ही तल पर गति करते हैं। कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति नाभिक के चारों ओर त्रिमी गति प्रदर्शित करते हैं। और बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना टाइम नहीं किसी को बताने के लिए, ठीक है। ओके।